हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है चकबंदी। बिखरे हुए जोतों को एकत्रित करने की प्रक्रिया चकबंदी कहलाती है। किसान के पास में यदि ज़मीन जो है छोटे छोटे खंडों के रूप में है तो उसको, और अलग अलग स्थानों पर है, तो उसको इन छोटे छोटे खंडों के बजाय इकट्ठा करके एक जगह पर जो ज़मीन दे दी गई, इसको बोला जाता है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है चकबंदी। और एकत्रित जोत, ये जो एकत्रित खंड, भूमि का एकत्रित खंड उसको प्राप्त हुआ है, इसको बोला जाता है चक। ठीक है, तो चकबंदी के बाद जो एकत्रित जोतों का समूह है उसको बोला जाता है चक। ठीक है, अब बात करते हैं चकबंदी करने के लिए चकबंदी योजना लाई गई। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत जोत चकबंदी अधिनियम 1953 बनाया गया और इसके अंतर्गत विभाग का गठन किया गया। ठीक है, तो चकबंदी विभाग है, इसका गठन इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया। ठीक है, और चकबंदी जो विभाग है, चकबंदी विभाग का जो मेन हिस्सा है वो है राजस्व विभाग। ठीक है, जो शायद पहले क्लास में डिस्कस हो चुका है। ठीक है, तो चकबंदी राजस्व विभाग जो है इसका मुख्य हिस्सा है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये जो राजस्व विभाग है, चकबंदी राजस्व विभाग है, इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, जो 1954 में मुजफ्फरपुर की कैराना तहसील में, ठीक है, इसका प्रारंभ हुआ। यानी कि चकबंदी जो प्रारंभ है उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ से हुआ है? वो 1954 में हुआ था, और मुजफ्फरपुर के कैराना तहसील से, और सुल्तानपुर में भी इसका प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सजरा। ठीक है, सजरा क्या होता है? ये दस्तावेज होता है। मतलब ध्यान अगर बोला जाए तो सिंपली भाषा में ये मैपिंग है, मतलब मैप है। ठीक है, पूरा गाँव है, उस पूरे गाँव का ये नक्शा है। मान लो ये पूरा गाँव है, तो ये उसका नक्शा जो है जिस डॉक्यूमेंट में होगा उसको सजरा बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें उस गांव के सभी भूमि और भूपतियों या मालिकों की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि जो ये मैपिंग होगी, ठीक है, सॉरी, जो ये मैप होगा, इस मैप में अलग अलग हिस्सा होगा, अलग अलग किसानों का, अलग अलग भूपतियों का। ठीक है, अलग अलग उसके मालिक होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ना प्रत्येक को नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, सजरा में क्या करेंगे, हम अलग अलग नंबर दे देंगे। ठीक है, तो जिस व्यक्ति का वो खेत होगा उसका एक नंबर होगा, तो उससे हम ये पहचान सकते हैं कि कौन सा स्थान जो है किसका है। ठीक है, तो सजरा की अगर बात करें तो ये क्या होता है, ये नक्शा होता है, इसका संबंध नक्शे से है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, गाँव की ज़मीन को पट्टियों में बांटते हैं, और हर पट्टी का अपना एक अलग नंबर होता है, जिस नंबर के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि वो भूमि किसकी है। ठीक है, अब बात करते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं खसरा की। ठीक है, खसरा क्या है? देखिए, खसरा जो है कृषि संबंधी भू दस्तावेज है। ये भी डॉक्यूमेंट है, कृषि संबंधी डॉक्यूमेंट है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में क्या करते हैं कि जो भूमि का जो मालिक है वो कौन सी खेती कर रहा है, ठीक है, उस ज़मीन पर कौन सी खेती हो रही है, तो उस उपज का जो पता लगाया जाता है वो खसरा के माध्यम से पता लगाया जाता है। ठीक है, उपज का जो पता चलता है वो खसरा से पता चलता है। गांव के ज़मीन के टुकड़ों में और उगाई जा रही उपज का जो विवरण मिलता है वो खसरा के माध्यम से मिलता है। ठीक है, टुकड़े, और मेनली इसमें उपज का ध्यान रखना है कि जो उपज का पता चलता है वो किसके माध्यम से पता चलता है? खसरा के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, सजरा में क्या था? सजरा में ये दस्तावेज है, मतलब इसमें गांव का नक्शा होता है, और माल जो भी उसमें हम अलग अलग नंबर्स दे देंगे। ठीक है, उस नंबर से हम अलग अलग नंबर होंगे, उस नंबर से पता चल जाएगा कि किसकी जो ज़मीन है वो किसकी है, किसके नाम पर है। ठीक है, खसरा में उपज के बारे में पता चलता है। अब बात करते हैं खतौनी की। खतौनी क्या है? देखिए, खतौनी जो है ये एक सरकारी डॉक्यूमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है। खतौनी क्या है? एक सरकारी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जिसमें जो है एक नंबर होता है। इसमें भी जो है, खतौनी में भी एक नंबर होता है। सबसे पहले ये बात याद रखिए कि खसरा एवं सजरा का इस्तेमाल करके किसी एक व्यक्ति या परिवार के स्वामित्व वाली भूखंडों का जो विवरण होता है वो खतौनी में मिलता है। ठीक है, सजरा से क्या पता चलता है? नंबर पता चलता है। ठीक है, लेकिन नंबर का मालिक कौन है, किसकी ज़मीन जो कितनी ज़मीन है, उस मालिक की कितनी ज़मीन है, तो ये एक सरकारी डॉक्यूमेंट में लिखा होगा सब कुछ। तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? खतौनी होता है। ठीक है, अब आप जो ये खतौनी है, ये खतौनी जो है वो ऑनलाइन भी आप इसको निकलवा सकते हैं। ठीक है,
खतौनी में किसका नाम है, ठीक है, परिवार के लोगों का नाम रहता है, कितनी ज़मीन है, ये सब जो पता चलता है वो किससे पता चलता है, वो खतौनी से पता चलता है। हर परिवार के लिए अलग एक खतौनी होती है, ठीक है, एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है ये, ठीक है। नंबर पता, आप नंबर बता सकते हैं और नंबर बताकर आप खतौनी निकालवा सकते हैं, ठीक है। पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पैटिस, ठीक है। पैटिस क्या है, पटवारी इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है, जिससे हमें इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है 2005 में इसकी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है किसानों को मिलने वाली सब्सिडी, ठीक है। किसानों को जो मिलने वाली सब्सिडी है ये किसने, ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है कि भाई हम एक काम करते हैं, ग्रीन बॉक्स में, ब्लू बॉक्स में और अम्बर बॉक्स में, 3 बॉक्स में इन्होंने सब्सिडी को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब पहली बात करते हैं ग्रीन बॉक्स की। देखिए ग्रीन बॉक्स, इसमें सबसे पहली पॉइंट जो हमें याद रखना है कि व्यापार में कोई विकृति नहीं होती है। इससे जो है व्यापार में कोई विकृति नहीं होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृषि के क्षेत्र में जो सहायता दी जाती है, आर्थिक सहायता जो दी जाती है सरकार के द्वारा, जो आर्थिक सहायता दी जाती है वो ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत आती है। ग्रीन से पता चलता है कि पर्यावरण से संबंधित हो सकती है, पेड़ पौधों से संबंधित हो सकती है, ठीक है। तो यदि आप एग्रीकल्चर में कोई रिसर्च कर रहे हैं, पर्यावरण संबंधी कोई उपाय लेकर आ रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब क्या होगी, वो ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लू बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में एक बार ये, इसका क्या मतलब है कि व्यापार को कोई नुकसान, व्यापार में कोई विकृति नहीं होती है। इसका मतलब है कि व्यापार को कम से कम नुकसान पहुंचे या व्यापार को नुकसान ही ना हो। जिस सब्सिडी को देने से व्यापार में कोई नुकसान ही नहीं हो रहा हो, उसके लिए क्या करा जाता है, वो उसको हमने ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत रखा गया है WTO ने, ठीक है। इससे क्या होता है कि भाई देखो, अदर कंट्रीज़ को ट्रेड में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके लिए इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इसमें ये बहुत सिंपल है, इसमें हम क्या है, कोई भी कंट्री जो है अपने किसानों को क्या है इसमें सब्सिडी दे सकती है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं ब्लू बॉक्स की। ब्लू बॉक्स में क्या है, कुछ सीमा तक ही दी गई सब्सिडी, मतलब इसमें ना एक लिमिटेशन होगी। ब्लू बॉक्स में क्या है, लिमिट होती है कि भाई सीमा तक ही आप, सरकार जो है अपने किसानों को क्या है सब्सिडी दे सकती है। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई आप कितनी भी सब्सिडी उसको दे दो, किसानों को दे दो, और वो क्या कर देंगे इससे कि बहुत सारा प्रोडक्शन कर देंगे, और प्रोडक्शन करने के बाद जब वो इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो भाई देखो हमारे यहाँ तो इतना सारा प्रोडक्शन हो गया, अब इंटरनेशनल मार्केट में इतनी सारी चीज़ें, बाकी अदर कंट्रीज़ का क्या होगा, वो भी तो प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। आप तो उससे क्या होगा, अदर कंट्रीज़ को नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ब्लू बॉक्स की जो है लिमिटेशन होती है, इसकी लिमिट होती है, ठीक है। एक सीमा तक ही आप उसको अपने किसानों को क्या सब्सिडी दे सकते हो, ठीक है। इसमें प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी इसको बोलते हैं, प्रोडक्शन कम करने की ये कोशिश करता है, ठीक है। जैसे बिजली में, उर्वरक में जो सब्सिडी दी जाती है वो ब्लू बॉक्स के अंतर्गत रखा गया है WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। अम्बर बॉक्स है, अब बात करते हैं अम्बर बॉक्स की, ठीक है। अम्बर बॉक्स जो है व्यापार को विकृत करता है, ठीक है। ये व्यापार को विकृत करता है, मतलब ये व्यापार को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। कैसे, और हाँ WTO जो है इसको बिल्कुल भी मतलब इसको बिल्कुल ही सपोर्ट करता ही नहीं है वो अम्बर बॉक्स को। इसको तो बहुत सपोर्ट करेगा, उसको तो ग्रीन बॉक्स है तो ग्रीन सिग्नल देता है कि दे दो, कितनी भी लिमिट तक आप अपने किसानों को क्या है सब्सिडी दे सकते हो। ब्लू बॉक्स नहीं, केवल लिमिटेशन पर आपको क्या है सब्सिडी देनी है, जिससे कि वो है प्रोडक्शन उसका कम हो। प्रोडक्शन कम होगा तो वो क्या है इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगा, अदर कंट्रीज़ को नुकसान नहीं होगा। लेकिन अम्बर बॉक्स में क्या है, देखो किसी एक कंट्री में किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है, ठीक है, यदि बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है, और वो ही प्राइस जो है, वो इसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है दूसरी कंट्री में बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए, तो क्या होगा, वो प्राइस में वेरी करेगा। तो इससे क्या होगा, अदर कंट्रीज़ को नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमें क्या करना है, ट्रेड करना है हमें, ठीक है, व्यापार करना है। तो इससे व्यापार को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पर तो कम प्राइस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइस है, ठीक है। तो दूसरी कंट्री को क्या नुकसान हो सकता है, तो ये क्या करते हैं, व्यापार को डिस्टॉर्ट करता है। तो WTO जो है इस अम्बर बॉक्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ग्रीन बॉक्स को वो बिल्कुल ग्रीन सिग्नल देता है। कृषि, ये तीनों कहाँ है, ये जो है ये कृषि के अंतर्गत भी दी जा सकती है, या फिर ये बाकी प्रोडक्ट्स जो है उसके अंतर्गत भी जो सब्सिडी दी जाती है वो अम्बर बॉक्स के अंतर्गत आती है। ग्रीन बॉक्स भी कृषि अनुसंधान, आप रिसर्च कर रहे हो कृषि के अंतर्गत, पर्यावरण संबंधी अगर कोई उपाय कर रहे हो, ठीक है, पर्यावरण में आप
संबंधी कोई रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है, वो ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत आएगी। और ब्लू बॉक्स में कृषि संबंधित जो प्रोडक्ट होंगे उसके अंतर्गत सब्सिडी दी जाती है, लेकिन कुछ लिमिटेशन तक, जिससे प्रोडक्शन को लिमिट करना है इसको, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या, उत्पादन इतना ज़्यादा कम करने की ये कोशिश करता है, प्रोडक्शन को कम करने की ये कोशिश करेगा ब्लू बॉक्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।